नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश। यूपी एटीएस और एनआईए ने उत्तर प्रदेश से पीएफआई से जुड़े 8 संदिग्धों को पकड़ लिया है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी और बहराइच से संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग शहरों में 4 टीमें एक्शन मोड में। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों के पास से कुछ बहुत गोपनीय डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप मिला है। हिरासत में लिए जाने के बाद अब एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी। देश में आतंकवादियों की मदद के लिए जगह और फंड मुहैया कराने वाले पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देश भर में अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टेरर के खिलाफ एक्शन प्लान, देश भर में आतंकी साजिश नाकाम। संदिग्धों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर, एटीएस एनआईए की छापेमारी शहर शहर। पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा, हर साजिशकर्ता का होगा खुलासा। पीएफआई ने फैलाया टेरर प्लान, आतंकियों का होगा काम तमाम। आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त इन रेड्स पर बहुत सारी जानकारियां लेकर इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। लखनऊ से सूबे की राजधानी लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ, और देश की राजधानी दिल्ली से अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं वीरेश के पास और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अब तक जानकारियां इकट्ठा हो पाई हैं और फिलहाल वीरेश अभी क्या चल रहा है। देखिए, अभी जो जानकारी है एनआईए पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर, और जो वसीम उर्फ बबलू के घर से, यानी जो इंदिरा नगर से गिरफ्तारी हुई थी, एक घर से 2 लोगों की जानकारी यह है कि एक लखनऊ में इलाका है मदेगंज, वहां से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, और एक लवकुश नगर से भी, जो कस्बा टाइप का एक इलाका है लखनऊ का ही, वहां से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन हिरासत में लेकर जो पूछताछ की गई है उससे बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे जमीन खिसक जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं एनआईए और एटीएस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं। कारण यह है कि उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको उन्होंने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनकी योजना थी कि गणेश चतुर्थी के दरमियान ही उत्तर प्रदेश में जो कानून के राज का दावा किया जाता है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सदैव चुस्त और दुरुस्त रहे, उसको उन्होंने भेदने की कोशिश की थी। लेकिन एटीएस और एनआईए के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने इनकी योजना को ही भेद दिया। और उस योजना के अंतर्गत इस वक्त मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं और ये बख्तरबंद गाड़ी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये एनएसजी के कमांडो जो यहां हैं तैनात हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, और उनके निशाने पर ये विधानसभा जो चल रही है। आज जो महिलाओं का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारी चीजें निशाने पर थी। चारबाग रेलवे स्टेशन निशाने पर था, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निशाने पर था, क्योंकि एनआईए ने जो मैप इकट्ठा किया है, लगभग 2 बोरी वसीम उर्फ बबलू के घर से एनआईए ने इकट्ठा करके अपने साथ लेकर जा चुकी है। और उसमें जो 3 लैपटॉप लिए गए हैं, उससे बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को दहलाने की साजिश थी। और लखनऊ का एयरपोर्ट हो, चारबाग रेलवे स्टेशन हो, भूल भुलैया हो, विधानसभा हो, ये सारे निशाने पर थे। और राजेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कैबिनेट मंत्री, साथ ही कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इन जो देशद्रोही शक्तियां हैं उनके निशाने पर रहे हैं। जो वसीम उर्फ बबलू है, जो लखनऊ में सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था,
जो प्रदर्शन हुआ था, और यही हजरतगंज है जहां मैं खड़ा हूं विधानसभा के बगल में, और जो उपद्रवी हैं वो पहुंच गए थे हजरतगंज में, उसका नेतृत्व कर रहा था वसीम। उस वक्त भी उसके ऊपर पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए थे, और योगी आदित्यनाथ ने उस जमाने में भी, उस समय भी हजरतगंज हो, 1090 हो, चौक हो और गोमती नगर हो, तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर उन सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों का पोस्टर लगाया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। कई बार पुलिस उसके यहां छापेमारी करी, लेकिन आज एनआईए के शिकंजे से वो बच न सका। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन शुक्रिया है एटीएस और एनआईए के एजेंसीज का, जवानों का, अधिकारियों का, जो उन्होंने समय रहते इनको धर दबोचा है। बिल्कुल 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 वीरेश, समय रहते, इससे पहले कि वो कुछ गलत करते, उन तक पहुंच गई एनआईए और एटीएस। ये वाकई अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन और क्या पूरे देश से समाचार प्राप्त हो रहे हैं इन रेड्स के बारे में, क्योंकि पूरे देश में एनआईए ने इस तरह की रेड्स की हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो हमें इस बारे में और जानकारी देंगे। अविनाश, बताएं क्या मालूमात आपको हासिल? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ वीरेश जी बता रहे थे कि किस तरीके से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में पीएफआई जो है तमाम सारी चीज़ों को दहलाने की कोशिश में थी। एनआईए जब भी कोई जांच करता है राजेंद्र, तो मैं बता देता हूं कि वहां पे टेरर लिंक जब होता है तब एनआईए जांच करता है। जब तक टेरर लिंक नहीं प्रूव होता या कोई ऐसे इनपुट नहीं होता, तब तक एनआईए जांच करने के लिए नहीं जाता है। तो जाहिर तौर से बात है कि पीएफआई के अगर 110 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है 11 राज्यों में, तो पीएफआई के लेकर के टेरर लिंक मिला है, तभी एनआईए इस तरीके से छापेमारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे हैं, गृह सचिव शामिल रहे हैं और एनआईए के डीजी शामिल रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे बातचीत की गई है कि किस तरीके से जो लिंक मिल रहे हैं उससे क्या इनपुट आ रहे हैं और क्या कुछ इनकी मंशा थी। अगर आगे बात करें तो गृह मंत्रालय आगे पीएफआई पर जिस तरीके से तमाम तरह सबूत निकल रहे हैं, इस पर आगे बैन करने को लेकर के विचार कर सकता है। और लगातार गृह मंत्रालय इस बात को लेकर के तथ्य भी जुटाता रहा है कि क्या पीएफआई देश विरोधी कार्य करती है, और देश के अंदर जिस तरीके से तमाम जगहों पे चाहे वो हिंसा फैलाने की बात हो, चाहे जिस तरीके से अगर बात करें तो देश के कई जगहों पे उपद्रव फैलाने की बात हो, कई जगह पे पीएफआई के लिंक का जिक्र आया है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो हाथरस का जिस तरीके से कांड हुआ था, वहां पे भी पीएफआई का जिक्र आया था, पीएफआई का लिंक कहीं ना कहीं मिला था। और इसी के बाद गृह मंत्रालय अब सक्रिय हुआ है और एनआईए पूरे मामले की अब जांच कर रही है। 11 राज्यों के 110 जगहों पर अगर बात करें तो छापेमारी की गई, इसमें अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, केरला में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तेलंगाना में गिरफ्तार किया गया। तो कई सारे राज्यों में जहां पे छापेमारी चल रही है एनआईए की, वहां से लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। हालांकि पीएफआई ने अपनी ओर से बयान जारी करके ये साफ तौर पे कहा है कि हमारा इस तरीके का कोई लिंकेज नहीं है, हमको बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन एनआईए तफ्तीश कर रही है और सारे इनपुट इस वक्त जुटा रही है और गृह मंत्रालय के जो तमाम तरह उच्च अधिकारी हैं वो सीधे नजर बना के रखे हुए हैं। खुद एनआईए के डीजी लगातार ब्रीफ कर रहे हैं गृह सचिव को और गृह सचिव ब्रीफ कर रहे हैं गृह मंत्री को। तो पूरे इस अगर जो छापेमारी चल रही है इसको लेकर के गृह मंत्री खुद लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ठीक है, वाकई टॉप से इसको मॉनिटर किया जा रहा है, शीर्ष से इसकी निगरानी की जा रही है। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, वहां भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं आज एनआईए के द्वारा। अब आपको वहीं लिए चलते हैं नीतीश पांडे, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, वाराणसी के किन इलाकों से किन की गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से क्या मिला है, सब कुछ तफसील से बताएं। राजेंद्र जी, 2 थाना क्षेत्रों में अगर बात करें, जैतपुरा और आदमपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की टीम बड़े ही गुप्त तरीके से काशी पहुंची और काशी पहुंचकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन्हें यहां से लेकर लखनऊ रवाना हो गई। ये जो 2 सदस्य थे, सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सदस्यों के पास से नक्शे बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है राजेंद्र, नक्शे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इन्होंने रेकी भी की है, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो पीएफआई के जो सदस्य कहे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद वो राहत महसूस कर रहे हैं। आप सोहन लाल आर्य जी हैं और ये पैरोकार हैं। और क्या इनको भी कभी अगर इसके पहले जो खबरें आती रही, इनको धमकियां मिलती रही हैं, तो कितनी राहत महसूस हो रही है? बहुत राहत करते हैं हम इस कार्य में। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो इनके खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम हर्ष व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं सरकार के इस कृत्य का। सोहन लाल जी, आप लोगों को भी धमकियां मिल रही थी, तो क्या आशंका थी, कहीं डर सता रहा था?
नहीं, डर तो नहीं सकता, डर नहीं सकता, लेकिन इन लगता है राष्ट्रद्रोही संगठन के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और आज कार्रवाई हुआ, हम हर्षित हैं। आप हर्षित हैं? हाँ। अच्छा, पीएफआई का जुड़ाव किस तरह से था? आप लोगों को धमकियां जिस तरह से मिल रही थी, आप लोग भी आशंका जता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा मामला भी है, इस कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी, तो इसमें क्या लग रहा है? दरअसल पीएफआई पूर्णतः राष्ट्रद्रोही संगठन है और यह राष्ट्र के खिलाफ जो भी रहते हैं उनको हटाने का कार्य, उनको जो है निस्ताबूद करने का कार्य करता रहता है। निश्चित यह जो कार्य हुआ यह प्रशंसनीय कार्य है, हम इस कार्य की भरपूर जो है राजेंद्र जी, के हवाले से खबर है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं, आने वाले दिनों में जो त्योहारी सीजन आ रहा था उसके लिए भी प्लान बना रखा था इन्होंने। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, जो त्योहारी सीजन में यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उसे लेकर भी रेकी की जा रही थी, ऐसी भी सूचना है। तो जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम, श्रृंगार गौरी और इस तरह ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह से सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के बीच में जिस तरह से इनके पैरोकार को धमकियां मिल रही थी हिंदू पक्ष के, तो वो भी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये गिरफ्तारी काशी में ऐसे लोग जो पीएफआई का विरोध करते हैं उनके लिए राहत है, लेकिन जिस तरह से इस तरह के लोग संगठन बनाकर सक्रिय हैं वो बड़ा सवाल है। 35 लोगों पर और निगहबानी की गई है, क्योंकि जिस तरह से एनआरसी का विरोध हुआ था उस दौरान 35 लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए गए थे और वो लोग चिन्हित किए गए थे। उन 35 लोगों पर भी निगहबानी है और उन 35 लोगों पर भी आगे के दिनों में पूरी तरह से कार्रवाई की उम्मीद है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है एबीपी गंगा के पास। और अभी जो टीम है, जो एटीएस की टीम, लखनऊ एटीएस की टीम है, वो यहां से लेकर दोनों आरोपियों को यहां से लेकर रवाना हो गई है और थोड़ी देर बाद वो लखनऊ पहुंच जाएगी और पहुंचने के साथ जो पुष्ट जानकारियां हैं वो भी सामने आएंगी। राजेंद्र जी, ठीक है, लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ हम चलेंगे क्योंकि लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, वहां पर जो रेड्स हो रही हैं और आसपास के इलाकों में जो रेड्स हो रही हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लखनऊ और वाराणसी के अलावा बाराबंकी और बहराइच से भी संदिग्ध और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है और जो बड़ी साजिश में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वीरेश पांडे में और जानकारी देंगे। ये जो आसपास के लखनऊ के इलाके हैं वीरेश, यहां से क्या आपको जानकारी प्राप्त हो रही है? बहराइच हो, बाराबंकी हो और लखनऊ ही नहीं और बहराइच और बाराबंकी ही नहीं राजेंद्र, बल्कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और अवध के जिलों को जोड़ दिया जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई है। संख्या बढ़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एटीएस और एनआईए के लोग इस पूरे अभियान को गुप्त रखना चाहते हैं। क्योंकि आज जब छापेमारी एनआईए की और एटीएस की हुई, जिस इलाके से वसीम गिरफ्तार हुआ राजेंद्र, उस इलाके के गाजीपुर के एसएचओ थानाध्यक्ष को नहीं पता था, वहां के एसीपी को नहीं पता था, वहां के सीओ को नहीं पता था। 3:30 बजे पहुंच गई एनआईए की टीम, जिसमें 2 इनोवा, 2 स्कॉर्पियो, 2 स्विफ्ट डिजायर और सीआरपीएफ के 2 ट्रक, साथ ही 2 जिप्सी और तमाम सुरक्षा बल वहां मौजूद थे। लेकिन एसएचओ साहब, सीईओ साहब, एसीपी साहब और माना तो ये जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर साहब को भी नहीं पता था। बड़ा ही गोपनीय अभियान था और वसीम के घर की रेकी एनआईए ने 2 दिन पहले भी की थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में कहीं कोई विघ्न बाधा न पहुंचे, कॉलोनी के लोग, घर के लोग कहीं कोई कुछ उत्पात न करें, उसे वसीम को भगा न दे, इसलिए यह ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय रखा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सोर्सेस से जानकारी है कि अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर जिलों को जोड़ दें तो 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में यह छापेमारी की गई है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि पीएफआई का जो कनेक्शन है, जो उसके स्लीपर सेल्स हैं, वो लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ाते जा रहे हैं। जो होम मिनिस्ट्री की सोर्सेज हैं, उनसे यह जानकारी मिली है कि जो सीए एनआरसी हुआ था उस वक्त भी पीएफआई ने उत्पात मचाया था और उसके स्लीपर सेल्स ने काम किया था। पीएफआई एक ऐसा बड़ा हो चुका है जिसे खत्म करने की कोशिश लगातार सरकारें कर रही हैं, नियम कानून के दायरे में रहकर कर रही हैं। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें होम सेक्रेटरी के अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी और तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए एजेंसी से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की। और यहां पर मुख्यमंत्री ने भी, संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं, जो सूचना के प्रमुख सचिव हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में जानकारी ली है
है संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे इस मामले की जानकारी दी है और जानकारी इस पूरे ऑपरेशन की दी है कि किस रूप में ऑपरेशन हुआ है और किया जा रहा है, पूछताछ में क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि ये जो विधानसभा है जहां की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, ये जवान खड़े हैं, ये ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, इस विधानसभा सत्र में भी विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश पीएफआई और उनके जो स्लीपर सेल और जो नापाक मंसूबे रखने वाले आतंकी संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि यहां विघ्न बाधा पड़े। और लेकिन पीएफआई का जो कनेक्शन है, जो आतंकियों का जो कनेक्शन है, उसे खंगालने की कोशिश लगातार एनआईए और एटीएस के जो जवान हैं, जो एजेंसीज के लोग हैं वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि छापेमारी में 1 दर्जन से के करीब जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोर्सेस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं कि गाजियाबाद में एक छापेमारी करने जब एटीएस एनआईए की टीम गई तो वहां गांव के लोगों ने वहां उत्पात मचाया है और उसे भगाने की कोशिश की है। एक जो पीएफआई से जुड़ा हुआ शख्स है उसे भगाने की कोशिश की है और वहां पर जो एटीएस और एनआईए के लोग हैं उनके साथ धक्का मुक्की करने का भी प्रयास किया गया है। एक चलन आ चुका है कि जब छापेमारी करने एनआईए और एटीएस की टीम जाते हैं तो इस तरह का मिस हैंडलिंग किया जाता है। लेकिन इससे इतर जो एजेंसीज हैं वो देश को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिशरत हैं और लगातार वो कोशिश कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि ये छापेमारी हुई है। लेकिन और जो सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि ये छापेमारी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार पीएफआई की कमर टूट गई है उत्तर प्रदेश में। जी हां, ये बहुत ही गोपनीय और बहुत ही सीक्रेसी इसमें बरती जा रही है। इसी वजह से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है एटीएस की तरफ से, एनआईए की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन एनआईए के उच्च पदस्थ सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास यह खबर है कि अति गोपनीय अभियान में जो भी चीजें हो रही हैं वो छनकर एबीपी गंगा पर सबसे पहले देने की कोशिश हम और हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। और विधानसभा सत्र जो चल रहा है इससे पहले गणेश चतुर्थी, जी हां, गणेश चतुर्थी में भी उत्पात मचाने का इरादा था लेकिन उसे भंग कर दिया। काशी, मथुरा और अयोध्या, जी हां, काशी, मथुरा और अयोध्या में भी विघ्न बाधा डालने की कोशिश है। यहां चारबाग हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा जो पर्यटन से संबंधित धार्मिक स्थल हैं, साथ ही साथ जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी क्षति पहुंचाने की कोशिश ये जो संगठन कर रहे थे उनसे पूरी बातें अब खंगाली जा रही है, तलाशी जा रही है और मुकाम तक जरूर पहुंचा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश और बहुत धन्यवाद अविनाश इन तमाम रेड से जुड़ी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट वाराणसी से हमारे पास है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की एक और याचिका खारिज होने की खबर आ रही है। 29 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर वाराणसी से। मुस्लिम पक्ष की याचिका ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक और याचिका खारिज हुई है और अब अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की अब कौन सी याचिका खारिज हुई है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जो पोषणीयता का मामला था वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आर्ग्यू किया जा रहा था उसको कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। इस बार नीतीश, मुस्लिम पक्ष की कौन सी याचिका को खारिज किया कोर्ट ने? राजेंद्र जी, 8 हफ्ते का समय मांगा था मुस्लिम पक्ष ने और लगातार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि मामले को टालने, लटकाने, भटकाने का प्रयास है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था मुस्लिम पक्ष ने, वो आदेश कहीं से फिट ही नहीं बैठ रहा था। हमारे साथ अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी मौजूद हैं। अनुपम जी, आज जिस तरह से 29 सितंबर की डेट पड़ी और मुस्लिम पक्ष जो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दे रहा था, तो कहाँ मुस्लिम पक्ष अब पीछे, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि जो मुस्लिम पक्ष जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो हवाला दे रहा था वो ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट नहीं वो इंटरप्रेट कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, वो ऑर्डर में है क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17/5/2022 को जो इंटरीम ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है वो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो इनकी दरखास्त है उसके डिस्पोजल तक वो इंटरीम ऑर्डर प्रभावी रहेगा और उसके साथ ही साथ जब वो ऑर्डर 7 रूल 11 डिस्पोज हो जाएगा उसके बाद अगले 8 हफ्ते तक वो इंटरीम ऑर्डर प्रभावी रहेगा।
ये नहीं कहा गया कि आपको अपील और रिवीजन के लिए 8 हफ्ते का समय दिया जाएगा। पूरी तरह से अब हर्ष है, 2 एप्लीकेशन पर अब आगे सुनवाई 29 सितंबर का इंतजार। जी बिल्कुल बिल्कुल, 29 सितंबर को कार्बन डेटिंग पर सुनवाई होनी है। उस पर ऑब्जेक्शन जो है डिफेंडेंट्स अपना देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो 110 पर भी सुनवाई होनी है, एक इंपॉर्टेंट मसला वो भी है, उस पर भी सुनवाई होनी है। रिजॉइंडर आना है हमारे उनकी तरफ से जो 110 के एप्लीकेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो है ये इनका WS पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि WS 90 दिन की समय सीमा के बाद अगर दाखिल किया जाता है तो वो स्वीकार योग्य नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल माननीय न्यायालय उसके लिए परमिशन दे दे। तो माननीय न्यायालय ने हमारे ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया और कहा कि एक एप्लीकेशन आप दीजिए, जब वो स्वीकार होगा तब WS रिकॉर्ड पे आएगा। तो इसलिए अभी ये मैं मान के चलता हूं कि WS उनका पत्रावली पर नहीं। तो अब नित्यानंद जी एक चीज जानना चाहेंगे। ठीक है नीतीश, सर्वे की संभावना, एक और सर्वे की संभावना बढ़ी होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, बहुत हिस्टोरिकल मसला है, आज की बात नहीं है, ये औरंगजेब के इरा की बात है, जब औरंगजेब ने बाबा विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो तमाम अवशेष ठीक है नीतीश, आ गई बात। 8 हफ्ते का समय मांग रहा था मुस्लिम पक्ष और उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसके बाद अब 29 सितंबर की तारीख लगाई गई है। 29 सितंबर से इस मामले पर अब आगे सुनवाई जारी रहेगी जिला जज की अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका तमाम अपडेट्स के लिए, और इसी बड़ी खबर के साथ उत्तर मांगी प्रदेश में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।